स्टार्ट करते हैं बेटा रिस्पायरेशन से। ये लाइव प्रोसेस का 5th लेक्चर होगा लाइव में। आज के क्लास में हम लोग रिस्पायरेशन को देखेंगे। दैट मीन्स हमने जो खाना खाया, हमने जो ऑक्सीजन लिया, ये हमारी सेल में पहुंचेगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और वहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, जिसको हम लोग रिस्पायरेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या फिर रिस्पायरेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से रिस्पायरेशन प्रोसेस को हम लोग मेंशन करेंगे। क्लियरली दिख रहा है? ओके, मैसेज करें अनीता शिंगला, मैसेज रिफ्लेक्टेड। जी हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लाइव प्रोसेस क्लास 10th का ये चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। ये 5th लेक्चर होगा। 5th लेक्चर में हमारा रिस्पायरेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, वेलकम 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 बच्चों। तो यहाँ पे रिस्पायरेशन के रिगार्ड बात करेंगे। सिंपल सा रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है, हमारी इच सेल्स में होता है। सबसे पहले समझेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, इनसाइड आवर बॉडी। एवरी एंड इच सेल में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, रिएक्शंस होता है। हमने जो खाना खाया और हमने जो सांस लिया, ये दोनों कंबाइन होके सेल्स में क्या होता है, फंक्शन करता है, रिएक्शंस करता है, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये जो फूड होता है ग्लूकोज फॉर्म में होता है, C6H12O6 बोलते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या करता है, टूटता है, या फिर कह सकते हैं फूड का ऑक्सीडेशन होता है। फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का डाइजेशन होता है ना, कंबशन होता है फूड का। दैट मीन्स C6H12O6 ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। ओके, जुड़ जाइए सभी। यस, वेलकम। तो इस तरह से ये जो रिस्पायरेशन वर्ड है, ये ऑटोट्रोफ में भी होता है और हेटेरोट्रोफ में भी होता है। ऑटोट्रोफ जो अपना खाना खुद से बनाता है, उस खाने का यूटिलाइजेशन भी करता है ना, उस खाने का यूज भी करता है, और जो बच जाता है वो क्या करता है, चाहे तो रूट में, स्टेम में, या फिर लीव्स में, या फिर फ्रूट्स फॉर्म में स्टोर करके हेटेरोट्रोफ के लिए रख देता है ना। कितना समझदार है। तो ग्रीन प्लांट ये ऑटोट्रोफ होता है ना। जितना भी हेटेरोट्रोफ है वो ऑटोट्रोफ पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड रहता है। क्लियर हो इतना? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहता है, ऑटोट्रोफ पे डिपेंड रहता है। तो रिस्पायरेशन को थोड़ा सा समझेंगे हम लोग इस तरह से। ये जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है, रिस्पायरेशन प्रोसेस, इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, फूड का ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है। रिस्पायरेशन प्रोसेस सिंपल एक डायग्राम को हम लोग पहले बनाते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। डायग्राम इस तरह से है, एक माउथ वाला नली बनाते हैं और एक सांस नली को बनाते हैं। ये माउथ नली जो होता है ना, ये पीछे की तरफ है, ये इस तरह से मैं कंबाइन करता हूँ। ध्यान से देखना, ये ऊपर नोज होता है हमारी, क्या होता है, नोज, और नीचे में माउथ होता है। क्लियर हो? ऊपर में कौन सा पोर्शन है, नाक है, और नीचे में हमारा माउथ है। खाना हम लोग माउथ से खाते हैं और हवा को अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं नाक के थ्रू। तो ये जो नोज है, यहाँ से एयर पास होता है। क्या होता है, एयर पास होता है, और माउथ के थ्रू फूड का इनटेक होता है। ओके, अब इधर से
हवा आएंगे और इधर से क्या जाएंगे, फूड जाएंगे। और ये जो कॉमन पेसेज देख रहे हैं इसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स कॉमन पाथवे, जिससे फूड भी जाएगा और जिससे ऑक्सीजन भी जाएंगे। क्या क्या, फूड भी जाएगा और ऑक्सीजन भी जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन पाथवे होता है। ये जो फूड वाली पाइपलाइन है ये स्टमक को जाएगा, है ना। और ये जो नाक वाली नली है, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पे जाएगा, ये हमारी लंग्स को जाएगा, ये हमारी लंग्स को जाएगा। तो लंग्स से हमारी सेल में क्या जाएगा, ऑक्सीजन। और ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड होके स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या जाएगा, फूड जाएगा, C6H12O6। क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू हमारी फूड का डाइजेशन होता है, ग्लूकोज हमें मिलता है, क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और लंग्स हमें क्या करता है, हमारी बॉडी को, ब्लड को ऑक्सीजन देता है। ओके, तो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू ये ग्लूकोज हमारी बॉडी को पहुंचता है। ये दोनों हमारे सेल में पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है, सेल में। यही सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, है ना। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक बनता है छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाता है, और दूसरा जो होता है बड़ा मॉलिक्यूल्स टूट के छोटा मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो छोटा मॉलिक्यूल्स बड़ा बनाएंगे उसको एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। बहुत बार पढ़े हैं बट यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। और जो बड़ा मॉलिक्यूल्स टूट के छोटा मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो एनाबॉलिज्म मेकिंग प्रोसेस, यहाँ पे छोटा छोटा सब्सटेंस मिल के इस तरह से बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाता है। ओके, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाता है। सिंपलर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म कम्प्लेक्स सब्सटेंस, बिगर सब्सटेंस। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये बड़ा मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, इस तरह से ये टूट जाता है। ये ब्रेकिंग प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेकिंग प्रोसेस। और एनाबॉलिज्म क्या है, मेकिंग प्रोसेस। मेकिंग यहाँ है, यहाँ बन रहा है। एक मकान को बनाना होता है तो छोटा छोटा ईंट हम लोग कंबाइन करके एक पूरे मकान वाल को बनाते हैं। पिलर होता है, छत होती है, एक मकान का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से एनाबॉलिज्म क्या है, मेकिंग प्रोसेस। एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल याद रखेंगे, फोटोसिंथेसिस, बेस्ट एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन करता है, ऑटोट्रोफ करता है। कौन करता है बेटा, ऑटोट्रोफ, अपना खाना खुद से बनाता है। दूसरा प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग प्रोसेस, ब्रेक डाउन प्रोसेस या फिर ब्रेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे फूड हमने खाया, हेटेरोट्रोफ फूड खाया, उसको क्या करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। कैटास्ट्रोफ्स, सुनामी आया तोड़ ताड़ के चला गया, दैट मीन्स एक घर था छोटा छोटा हो गया, है ना। तो इसको ब्रेकिंग प्रोसेस बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। बेस्ट एग्जाम्पल है रिस्पायरेशन, अभी जो रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं ये एग्जाम्पल क्या है, रिस्पायरेशन। और एनाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो ये सारी चीजें हैं। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, हेटेरोट्रोफ, दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, ग्लूकोज को लेता है। क्या करता है, C6H12O6। और सांस के थ्रू, नाक के थ्रू, लंग्स हमें क्या देता है, हमारी ब्लड को या फिर कह सकते हैं पूरे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन देता है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस फूड का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, कैटाबॉलिज्म होती है। तो रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है या फिर कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस। याद रहेगा, रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस। और एनाबॉलिज्म कैसा प्रोसेस, मेकिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है, सनलाइट एनर्जी चाहिए, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट भी प्लांट के पास है, ग्रीन प्लांट, दैट मीन्स क्लोरोफिल। और बनाता क्या है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। यही ग्लूकोज ऑक्सीजन कहाँ से आया, दोनों प्लांट से आया, ऑटोट्रोफ से आया। हेटेरोट्रोफ दोनों चीजों को कहाँ से लिया, ग्रीन प्लांट से लिया। एक तो ग्लूकोज लिया
और एक ऑक्सीजन लिया, दोनों वहीं से मिलता है। तो ये जो है रिस्पायरेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म इस तरह से रिस्पायरेशन करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के सिंपल सा सोचो, कोई भी सब्सटेंस को जलाना होता है तो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन बंद कर देंगे वो जलना बंद हो जाएगा। इसी तरह फूड का भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, इस तरह से ब्रेक डाउन होता है, जलता है। इसको बोलते हैं केमिस्ट्री के टर्म में ऑक्सीडेशन, फूड का ऑक्सीडेशन। ओके, क्या बोलेंगे, फूड का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस तरह से क्या होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फिर एटीपी, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, और फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट याद रहेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट है, ट्राई बोलते हैं, ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस तरह से लिख दें चलेगा। एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट, एडिनोसिन के साथ 2 फॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन के साथ 1 फॉस्फेट, दैट मीन्स एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, याद रहेगा। ये ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का इस तरह से फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रिस्पायरेशन में होता है। कहाँ पे, रिस्पायरेशन में फॉर्मेशन होता है। तो अगर यहाँ से और इन दोनों को देखेंगे, उलट देंगे, तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो जाएगा। सिंपलर सब्सटेंस मिलके कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज किया, ये चीज हुआ। बट अगर उल्टा कर देंगे तो ये रिस्पायरेशन हो जाएगा, है ना। ग्लूकोज ऑक्सीजन के परजेस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी फॉर्म्स करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे रिस्पायरेशन के डिफिनेशन को हम लोग देखेंगे, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, दैट मीन्स एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन ए सेल। क्लियर हो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये रिएक्शन है बैलेंस करने के लिए 6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर यहाँ पे कर दिए हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए लिखते थे, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके इस तरह से सनलाइट, क्लोरोफिल क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है, इस तरह से दिखाते थे। तो यहाँ पे ये 6 कार्बन है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन कर देते हैं। यहाँ पे दूसरा जो है 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन कर देते हैं, 12 हाइड्रोजन कर देते हैं। और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6 और 2, 6 दूनी 12, 6 18, तो यहाँ पे कितना है 12 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ऑक्सीजन 6 और 6 दूनी 12, 18, क्या हो गया 6H2O होगा। यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 हो जाएंगे और 12 18, ये 6 ये हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे है ना 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O और ग्लूकोज का 6 कार्बन, और यहाँ पे 6O2, ये 6O2। तो रिस्पायरेशन का रिएक्शन उल्टा, फोटोसिंथेसिस का उल्टा होता है, हमेशा याद रखेंगे। मैं इसीलिए इसको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि बात समझ में आ जाए। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन जस्ट ऑपोजिट, है ना। फॉरवर्ड कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस, बैकवर्ड कर देंगे तो रिस्पायरेशन हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे रिस्पायरेशन का है तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को बैकवर्ड कर देंगे तो ये रिस्पायरेशन का रिएक्शंस बन जाएगा। क्लियर हो, 1 मिनट, ओके, कंटिन्यू रहेंगे। ओके तो यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th लेवल के लिए, है ना। इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये भी याद रखेंगे। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, एटीपी को बोलते हैं। एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं।
क्लियर है। और ये एटीपी प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, सेल में। सेल में कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कहाँ पे, न्यूक्लियस, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर क्यों, क्योंकि एटीपी बनाता है, फॉर्म करता है, एटीपी जनरेट करता है। एटीपी बनाने वाले को क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। और एटीपी को क्या बोलेंगे, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलेंगे। क्लियर हो, क्लियर हो बेटा सभी, ओके। लिखते रहो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, मस्त मस्त अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। आ जाओ बेटा। तो यहाँ पे इस तरह से रेस्पिरेशन को हम लोग देखेंगे। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है, O2। ग्लूकोज के लिए C6H12O6 याद रखेंगे। और ये प्रोडक्ट है 6CO2। अगर बैलेंस नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होती है, साथ साथ एटीपी प्रोडक्शन होती है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से। तो रिएक्टेंट में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, है ना। अगर एरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो यहाँ पे एटीपी जो बनेंगे 36 एटीपी, 38 बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे 36 एटीपी फॉर्मेशन होता है, ओके। तो ये सारी चीजें, आगे चले। ये रिस्पिरेशन को हमने दिखाया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मेंशन करेंगे ब्रीदिंग वर्सेस रिस्पिरेशन। ये ब्रीदिंग क्या है और रिस्पिरेशन क्या है। ये जो हम सांस लेते हैं ना बेटा और सांस छोड़ते हैं ना, ये ब्रीदिंग है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, जिसको हम लोग इनहेलेशन एक्सहेलेशन बोलते हैं। क्लियरली सोचना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सांस अंदर गया इनहेलेशन, सांस बाहर गया एक्सहेलेशन। ये एक्सटर्नल रिस्पिरेशन बोल सकते हैं, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन बोलेंगे। लंग्स में ऑक्सीजन हमारी ब्लड में, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में, एल्वुलाई में, ये जो प्रोसेस होता है इसको भी हम लोग रिस्पिरेशन नहीं बोलेंगे। इसमें गैसियस एक्सचेंज बोलेंगे, डिफ्यूजन हो रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वुलाई के मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन होता है, नॉट रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन कहाँ पे होता है, डाइजेस्टेड फूड ब्लड के थ्रू एवरी बॉडी सेल्स में गया, एवरी बॉडी सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया, और हम जो सांस लिए ऑक्सीजन भी लंग्स ने ब्लड को दिया, ब्लड कैरी किया, पूरे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाया, और फिर साइटोप्लाज्म में पहुंचा इस सेल में, और साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पहुंचा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से जो क्या होगा, रिएक्शंस होगा, उसको हम लोग रिस्पिरेशन बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शंस क्या क्या होगा, ग्लूकोज पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचा, ग्लूकोज ऑक्सीजन का वहाँ पे रिएक्शंस होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, उसको हम लोग रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये सेल के अंदर हो रहा है, तो रिस्पिरेशन को हम लोग सेल्यूलर रिस्पिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रिस्पिरेशन बोलेंगे। क्लियर हो, क्लियर हो तो कंफर्म, ओके। कंटिन्यू चलते हैं, आगे चलते हैं। रिएक्शन को समझ गए, ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन को समझ गए, और रिस्पिरेशन दैट मीन सेल्यूलर रिस्पिरेशन को भी समझ गए। अब यहाँ पे ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस हम लोग देखेंगे, क्या दोनों कह रहा है। रिस्पिरेशन सिंपल अभी पढ़ रहे हैं, रिस्पिरेशन को समझते हैं। द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल टू रिलीज एनर्जी नॉन एज रिस्पिरेशन। क्या समझे, यहाँ पे प्रोसेस है, ये फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दैट मीन्स ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ये ग्लूकोज टूट रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन। और ये काम कहाँ पे होता है, सेल के अंदर हो रहा है, तो सेल्यूलर रिस्पिरेशन भी बोलते हैं। 11th क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सेल्यूलर रिस्पिरेशन एक चैप्टर ही है, वहाँ पे सेल्यूलर रिस्पिरेशन क्या होता है, हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शंस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन का दूसरा क्या पहलू है, इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस। ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ क्या होता है, रिएक्शंस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होता है, साथ साथ एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो रिस्पिरेशन हमारा किधर है, रिएक्टेंट साइड में है, एरो के इस तरफ और एरो के इस तरफ। इस तरफ क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है। केमिस्ट्री में आप लोग रिएक्टेंट पढ़ते हैं,
और एरो के राइट साइड प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट साइड में एटीपी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो सेल्यूलर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। बायो में हम लोग एक्सोथर्मिक को एक्सर्गोनिक बोलते हैं। एक्सर्गोनिक याद रखेंगे, एक्सर्गोनिक रिएक्शन, आरकेएन में लिखता हूँ, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिस्पायरेशन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट साइड में। यहीं पे रिस्पायरेशन की अगर फोटोसिंथेसिस की बात करते तो सनलाइट एनर्जी वहाँ पे रिएक्टेंट साइड में है, एरो के ऊपर जस्ट दिखा रहे हैं, तो वो इंडोथर्मिक या फिर बायो के टर्म्स में बोलेंगे इंडरगोनिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इंडरगोनिक प्रोसेस है। तो रिस्पायरेशन का दूसरा पहलू क्या है? बायोकेमिकल, लिविंग रिएक्शंस होती है ना, लिविंग केमिकल रिएक्शंस होता है, प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट क्या करा? इट इन्वॉल्व्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। क्या है? इन्वॉल्वमेंट होना क्यों है? रिस्पायरेशन क्यों होना है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, हमारी बॉडी चलना फिरना उठना फैलना जितना भी लाइफ प्रोसेस है ये इसी एटीपी का यूज करता है। लाइफ प्रोसेस किस किस बिहाफ पे हमारा चलता है? हम दौड़ना चलना फिरना उठना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेल, हमारी सेल क्या करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है, उसी एटीपी का हम लोग यूज करते हैं इसमें लाइफ प्रोसेस में। तो हमारा चैप्टर ही है लाइफ प्रोसेस, और यहाँ पे एटीपी जो प्रोड्यूस होती है ये एटीपी का यूज होता है लाइफ प्रोसेस में। क्लियर हो? तो ये जो हम लोग रिस्पायरेशन देखे, अब आ जाओ ब्रीदिंग में। सांस लेना छोड़ना, लेना ब्रीद इन ब्रीद आउट, जिसको इनहेलेशन भी बोलते हैं और एक्सेलेशन भी बोलते हैं अनदर टर्म में। तो ब्रीदिंग को समझते हैं। ब्रीदिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। रोक लो कभी, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट रोक लो, फिर पता चलेगा कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। सर कंटिन्यूअस है, क्योंकि लेना ही पड़ेगा। जीना है तो ये ब्रीद इन करना ही पड़ेगा, ब्रीद आउट करना ही पड़ेगा, है ना। तो रिस्पायरेशन तो लास्ट वाला प्रोसेस है सेल में जाके, लेकिन ब्रीद इन ब्रीद आउट होगा तभी तो रिस्पायरेशन होगी। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस लेना सांस छोड़ना, यही तो है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रीद इन ब्रीद आउट, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। फिजिकल प्रोसेस है। हमारी लंग्स फैल रहा शू कर रहा है, फैल रहा शू कर रहा है। लंग्स का छोटा यूनिट जो है एल्वुलाई है। एल्वुलाई में हवा जाता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन चल जाता है, और ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, एल्वुलाई में कम है, तो पार्शियल पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है, पार्शियल प्रेशर क्या कर सकते हैं, यह जो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है पार्शियल प्रेशर की वजह से होता है ना। ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, एल्वुलाई में कम, तो ये डिफ्यूज होके एल्वुलाई में आ जाता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन एल्वुलाई में ज़्यादा, ब्लड वेसल्स में कम, तो ये डिफ्यूज होके ब्लड वेसल्स में चल जाता है, और फिर ब्लड सेल्स उसको कैरी करके एसिमिलेट करके पूरे बॉडी को पहुंचा देता है। और पूरे बॉडी में जो सेल्स बना है सारे सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। तो फर्स्ट टाइम रिस्पायरेशन होगा जब ब्रीद इन ब्रीद आउट होगा। तो पहला स्टेप ब्रीद इन ब्रीद आउट, और फिर सेकंड स्टेप क्या? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन सेल में होगा, बट ब्रीदिंग ब्रीद आउट जो है ना नाक के थ्रू होगा। ये फिजिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है। सांस अंदर लो, इनहेलेशन, सांस छोड़ो, एक्सहेलेशन, ये फिजिकल प्रोसेस है ना। ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। कह लो स्टार्ट ही यहां से होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, स्टार्ट एंड। क्लियर हो? तो ये रिस्पायरेशन और ब्रीद इन फिजिकल प्रोसेस है लंग्स तक, और अंदर में जो सेल्स में एक्टिविटी होगा वो क्या होगा? रिस्पायरेशन होगा। तो समझ में आया? रिस्पायरेशन दैट मीन्स रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया में, ये साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे इस तरह से ये रिएक्ट करेंगे। ओके, क्लियर हो? सर ब्रीदिंग को एक बार और डिफाइन कर दीजिए। ब्रीद इन है ना, ये ब्रीद इन कहने का मतलब सांस लेना छोड़ना, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, सिंपल टर्म्स है ब्रीदिंग। और ब्रीद इन दैट मीन्स सांस अंदर लेना, इनहेलेशन बोलते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस लेना सांस छोड़ना। ब्रीद इन कर दो या फिर इनहेलेशन कर दो, या फिर सांस छोड़ने को ब्रीद आउट या फिर एक्सहेलेशन कर दो। याद रहेगा? ये जो हमारी नोस्ट्रिल है, ये मैं इस तरह से बनाता हूँ, ये जाने को बनाते हैं। हम सांस लिए
तो एयर की एंट्री होती है, क्या होती है, हवा, और सांस जब छोड़ते हैं तो भी एयर निकलता है। बट ये जो जाने के टाइम है, एक्सहेलेशन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है। और इन्हेलेशन में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, समझे। ऐसा हवा जिसमें ऑक्सीजन रिच हो, इन्हेलेशन होगा। और ऐसी हवा जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो, ये एक्सहेलेशन वाला एयर होगा, याद रहेगा। तो ये सांस अंदर ले रहे हैं, इन्हेलेशन कर रहे हैं, जिसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं, और सांस को छोड़ रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग में या फिर इन्हेलेशन में ऑक्सीजन रिच एयर होता है, और ब्रीद आउट में कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होता है, याद रहेगा। इस तरह से ये लंग्स को जाता है। ये कहाँ पे जाएगा, लंग्स को जाएगा। ये बहुत बार बात भी किए हैं, चलो ठीक है। तो ये लंग्स को जाएगा इस तरह से। और यहीं से यहाँ पे क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होता है। तो लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा, और ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ जाएंगे, लंग्स में आ जाएंगे। लंग्स का छोटा यूनिट होता है एल्विलाई, वहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से ये सारा प्रोसेस यहाँ पे होगा। क्लियर हो, समझ में आ रहा कुछ, यस नो। राम जी हाय, हाय बेटा, ओके ओके। अब समझ में आया ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग सांस लेना छोड़ना को बोलते हैं। लेने को ब्रीद इन और छोड़ने को ब्रीद आउट। लेने को दूसरे टर्म में बोल सकते हैं इनहेलेशन और एक्सेलेशन। क्लियर हो, ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन ये दोनों डिफ्रेंशिएट हो गया, क्लियर है। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन दोनों डिफरेंस पता चल गया। ओके हाय, यस राम जी, ओके ओके। आगे चलूं इस तरह से। अब रिस्पायरेशन में अभी हमने बोला ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ओके, फूड का ब्रेकडाउन होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर होगा एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे। रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन जो होगा, प्रोसेस होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक बोलेंगे। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस NCE, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर होगा तो एरोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक मीन्स विदाउट, विदाउट ऑक्सीजन, है ना, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन सिंपल, हमने बार बार रिएक्शन लिखा। एरोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज C6H12O6, एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये जो फूड का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसको एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे। और फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP एनर्जी, है ना, इस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन का रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन का रिएक्शन। क्लियर हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन। अब यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखते हैं। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी रिएक्शंस होगा उसको हम लोग, यानी कि रिस्पायरेशन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे, है ना। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन दो तरह से होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ग्लूकोज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथाइल अल्कोहल में टूटता है C2H5OH, तो उसको बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 2 मॉलिक्यूल्स ATP का फॉर्मेशन होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी जो यहाँ पे बनता है ये 36 ATP बनता है, 36 ATP। लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दैट मीन्स ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यहाँ ऑक्सीजन नहीं दिखा रहे हैं, एनारोबिक है ना, तो ऑक्सीजन नहीं दिखा रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट होता है, इथाइल अल्कोहल में C2H5OH, इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल बोलते हैं। साथ में यहाँ पे
कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में एटीपी बनता है। कितना मोलिकुल्स एटीपी बेटा? 2 मोलिकुल्स एटीपी। अलग डिफरेंट कलर से मैंने दिखाया। 2 मोलिकुल्स एटीपी इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसका फॉर्मेशन करता है? इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। इथाइल अल्कोहल C2H5, इथेनॉल भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और 2 मोलिकुल्स एटीपी, है ना। अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, है ना। ये इस सेल्स में होता है। किसमें होता है? ईस्ट सेल्स में, ईस्ट में ये होता है। अब नेक्स्ट जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है ना, हमारी मसल्स में होता है। लेक ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे होता है। लेक ऑफ ऑक्सीजन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होती है टोटली एब्सेंट ऑक्सीजन में होता है। और ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हमारी मसल्स में जब विगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स एटीपी जल्दी जल्दी नहीं बना पाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से ग्लूकोज C6H12O6 लेक ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन किसका फॉर्मेशन करता है? लैक्टिक एसिड का, La मैंने लिख दिया। साथ साथ 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी कितना? 2 ATP। जितना यहाँ पे फॉर्म होता है उतना यहाँ पे फॉर्म होता है। और यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेंटेशन होता है। तो अल्कोहल जहाँ पे बनेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे। लैक्टिक एसिड का जहाँ पे फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो ये कहाँ पे होता है? मसल सेल्स में होता है। कहाँ पे होता है? हमारी मसल सेल्स में, मसल्स में होता है। क्लियर हो? क्लियर? आवाज आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है सर? ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे सिंपल सा याद रखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन सिंपल है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। कितना एनर्जी? 36 ATP। और एरोबिक रेस्पिरेशन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होगा, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। दो तरह से का होगा, है ना। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, टोटली अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP। और लेक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, मसल्स में होता है। और ये ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट। ओके, तो ईस्ट में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और मसल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सिंपल, हम लोग विगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स थक जाती है, क्या होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। रिस्पायरेशन उतना फास्ट नहीं हो पाता है, एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ग्लूकोज टूट नहीं पाता है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। बट हॉर्स के बारे में अगर बात करें, हॉर्स मसल्स जो होता है, हॉर्स मसल्स वो थकता नहीं है, वो थकता नहीं है, लंबा रेस दौड़ सकता है वो बिना थके। दैट मीन्स हॉर्स के मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है, नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है, जिस वजह से घोड़े के पावर को हॉर्स पावर माना गया है। मशीन्स के पावर को हॉर्स पावर बोलते हैं, इंजन पावर को क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। एलिफेंट पावर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि एलिफेंट के मसल्स थक जाते हैं, लंबा रेस नहीं लगा सकते, लेकिन हॉर्स क्या कर सकता है? लंबा रेस लगा सकता है, इसी वजह से हॉर्स पावर नाम रखा गया है। तो कोई भी अगर इंजन ले जाएंगे, पंपिंग सेट, या फिर जो है बाइक लेंगे, या फिर जो है बड़ी ट्रक लेंगे, उसका हॉर्स पावर वहाँ पे मेंशन किया जाता है और उसके बिहाफ पे उसकी एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। जितना कम हॉर्स पावर उतना कम एनर्जी, है ना। जितना ज़्यादा हॉर्स पावर उतना ताकतवर इंजन होगा, इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे एनारोबिक रिस्पायरेशन दो तरह से, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दो याद रखेंगे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लेक ऑफ ऑक्सीजन, और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अल्कोहल की फर्मेंटेशन होती है। यहाँ पे अल्कोहल का, कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। और यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, और ये जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है, दोनों में देख रहे हैं 2 ATP ही बन रहा है, लेकिन जो है एरोबिक रिस्पायरेशन है, यहाँ पे 36 ATP बन रहा है। यहाँ पे दोनों जगह 2 ATP, दोनों जगह 2 ATP ही बन रहा है।
चाहे तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है बेटा? क्योंकि मैं बहुत तेज नहीं ले रहा हूँ, आराम आराम से ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ओके, यस, थम्स अप। ओके। तो इस तरह से रिस्पायरेशन को हम लोग समझेंगे। 10th लेवल में इतना तक हम लोग को समझना है। आगे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रिस्पायरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रिस्पायरेशन। क्लियर हो? तो अब हम लोग पहले ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और 36 एटीपी फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन को सबसे पहले देखेंगे। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, एन माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में, एन माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर हो? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है और जो क्रेब्स साइकिल वगैरह होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बात की बात है ना? 10th लेवल पे हम लोग इतना ध्यान नहीं देंगे, जितना है उतना ही समझेंगे, याद रखेंगे। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक सेल होगा, एक न्यूक्लियस होगा, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर वाल जो होता है, आउटर लेयर जो होता है स्मूथ होता है, इनर लेयर इस तरह से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है, इस तरह से। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है और नेक्स्ट स्टेप जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है और एटीपी प्रोडक्शन होता है। क्लियर? यहाँ तक याद रखेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन यूजुअली ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, 36 एटीपी बनाता है। एरोबिक रिस्पायरेशन अकर्स इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। मैमल्स में होता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस एरोबिक रिस्पायरेशन। ओके, और यहाँ पे बात समझ लें, प्लांट भी रिस्पायरेशन करता है। प्लांट में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है लेकिन ध्यान रखेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन अगर इन मैमल्स ओनली, नॉट मैमल्स, है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, ऑक्सीजन पे डिपेंड रहता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तभी तो वो लाइफ प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैमल्स के अलावा जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को तोड़ते हैं, है ना, एरोबिक रिस्पायरेशन में आता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हम लोग ह्यूमंस को ज़्यादा देख रहे हैं 10th लेवल तक, है ना। आगे बहुत सारी बातें और होगी लेकिन वहाँ पे याद रखना एरोबिक रिस्पायरेशन अगर इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ओके, इतना तक। आ जाओ इधर। एनारोबिक रिस्पायरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिस्पायरेशन होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इट अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म। ओनली इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। क्यों साइटोप्लाज्म में होगा? क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे ही नहीं। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स होंगे। किसमें होगा? प्रोकैरियोट्स में होगा, बैक्टीरिया, है ना। एनारोबिक रिस्पायरेशन अगर इन ईस्ट some types of bacteria and also in some plants। तो बैक्टीरिया में अगर समझेंगे तो बैक्टीरिया के सेल्स कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, न्यूक्लियस होते ही नहीं है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म अलग नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं, तो कहाँ से होगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है, मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल्स, वह भी नहीं है, तो क्या होगा? साइटोप्लाज्म ही तो बोलेंगे, है ना। तो एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस एब्सेंस इन ऑक्सीजन। इट अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म, ओनली साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं। अभी हमने रिएक्शन भी देखा, C6H12O6, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल बोलते हैं, फॉर्मेशन करता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन अकर इन ईस्ट, some types of bacteria and also in some plants। ये एनारोबिक रिस्पायरेशन इस तरह से होता है। क्लियर हो यहाँ तक? आगे चलो, क्लियर करो।
अमित इंडियन बोलता है हर्ट को, हीट को डिफाइन कर, नहीं हर्ट को डिफाइन करे, कर देंगे बेटा। ओके सर, ब्रीदिंग को एक बार, हाँ वो तो कर दिए। यस सर क्लियर है। ओके आगे चले। एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस हो गया, अब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इधर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस को प्लस एन सी लिख देते हैं और अब्सेंस को माइनस एन सी, है ना। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो, आगे चले। आ जाओ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे देखेंगे। ओके तीनों चीजें आ जाएगा, एरोबिक भी आ जाएगा, एनारोबिक भी आ जाएगा। एनारोबिक में दो टाइप्स जो है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। ओके ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखो, देखो ये ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मोलिकुल्स है, 6 कार्बन कंपाउंड भी बोल सकते हैं, 6 कार्बन मोलिकुल्स भी बोल सकते हैं। ओके तो ये साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म ये पायरुविक एसिड में, पायरुवेट में, यानी कि 3 कार्बन मोलिकुल्स में 3 कार्बन कंपाउंड, पायरुवेट, पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, है ना। पायरुवेट कर दो या फिर पायरुविक एसिड कर दो। तो ये जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 3 कार्बन कंपाउंड और ये ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, तो 2 मोलिकुल्स बना देंगे, 2 मोलिकुल्स, 2 मोलिकुल्स बना देंगे, याद रहेगा। तो कितना मोलिकुल्स, 2 मोलिकुल्स पायरुविक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा। 3 कार्बन मोलिकुल्स है, 3 कार्बन कंपाउंड मोलिकुल्स है, सिंपल याद रखेंगे। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, 3C लिखते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 मोलिकुल्स का फॉर्मेशन होगा पायरुवेट का। अब ये पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक, लेक ऑफ ऑक्सीजन ये भी एनारोबिक, ये दोनों हमारा एनारोबिक में आ गया, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये हमारा एरोबिक में आ गया। तो ये पायरुवेट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, कितना एनर्जी बताओ बेटा आप लोग, जल्दी से मैसेज करो, कितना एनर्जी एरोबिक रिस्पिरेशन में बताओ, मैं देख रहा हूँ। 36 एरोबिक में 36, और ये दोनों एनारोबिक है, तो यहाँ पे एनर्जी जो बनेगा 2 ATP, 2 मोलिकुल्स ATP, यहाँ पे जो एनर्जी बनेगा 2 मोलिकुल्स ATP। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, 2 ATP का फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। ओके कुछ समझ में बात आ रही है। ये नीचे वाला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रिस्पिरेशन को दिखाएं, ये दोनों एनारोबिक रिस्पिरेशन को दिखाएं। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन में जहाँ इथेनॉल इथेनॉल बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और ATP 2 ATP। यहीं पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यहाँ पे भी 2 ATP। लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP कितना 36 ATP, 36 ATP का फॉर्मेशन होता है, 36 ATP का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखेंगे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में 2 ATP 2 ATP और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में 36 ATP फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो, क्लियर हो नहीं। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में ये डाटा याद रखेंगे, NCERT का डाटा है, याद रखना है। अभी जितने भी एग्जाम्स हैं NCERT बेस्ड ही है, मैक्सिमम इजी भी है, बहुत इजी है सर। ओके तो इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में या फिर पायरुवेट में टूटता है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, दैट मीन्स 2 मोलिकुल्स बनेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, आगे चलूँ या फिर समझाऊँ, जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हम लोग समझ गए। एक यहाँ पे लाइन नीचे है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। वेरियस पाथवे में ये दोनों अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन
और लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, याद रखेंगे। ह्यूमन मसल सेल्स, सिर्फ ह्यूमन नहीं है, और भी अदर ऑर्गेनिज्म में मसल्स होता है, वो भी थकता है, लेकिन हॉर्स में कम थकता है, तो हॉर्स पावर, इसीलिए एलिफेंट पावर हॉर्स पावर नाम रखा गया। ओके, वेरियस पाथवे में इस तरह से है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। यहाँ पे ध्यान से पूरा डायग्राम जो है ना, पूरा सा डायग्राम उल्टा कर दिया है। क्या उल्टा किया है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, ठीक है। पहले यहाँ पे समझेंगे, ये लीफ है, ये क्या है, लीफ को मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये लीफ को मेंशन कर रहा हूँ। इस तरह से लीफ के सरफेस में है ना, इस तरह सरफेस में स्टोमाटा होता है, तो मैं स्टोमाटा को इस तरह से दिखा रहा हूँ, दो सेल यहाँ पे दिखा रहा हूँ और उसको स्टोमाटा को मेंशन कर रहा हूँ। ये एक सेल को दिखा रहा हूँ, दूसरा सेल को दिखा रहा हूँ, ये स्टोमाटा को दिखा रहा हूँ। यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है, बाहर की तरफ ऑक्सीजन और अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर की तरफ लीफ के अंदर से बाहर का ऑक्सीजन रिलीज होता है, और जैसे ही रिस्पायरेशन होता है तो उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या? ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर की तरफ। ऑक्सीजन अंदर की तरफ और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ, इस तरह से क्या होता है, रिलीज होता है। इस तरह से क्या होता है, रिलीज होता है। ऑक्सीजन अंदर की तरफ और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ। मम्मी पापा बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे मत सो, क्यों? क्योंकि पेड़ क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। क्या करता है बेटा? रिस्पायरेशन, है ना। तो रिस्पायरेशन करेगा, दैट मीन्स क्या करेगा, हम लोग जैसे रिस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, है ना। तो प्लांट भी रिस्पायरेशन करेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से क्या होंगे, किसका फॉर्मेशन होगा, है ना, जो पेड़ के आसपास का इन्वायरमेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर होगा, एयर होगा। तो हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, सेम हो गया। तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। रात के टाइम में पेड़ के नीचे हम लोग नहीं सोते, पेड़ के आसपास नहीं सोते, क्योंकि वो रिस्पायरेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो समझ में आ रहा? अब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में देखेंगे, ये इसी तरह से स्टोमाटा के थ्रू होता है। दो गार्ड सेल, ये जो व्हाइट व्हाइट सेल दिखा रहे ना, ये दो गार्ड सेल है, इसके ऊपर और भी सेल होता है, सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं, और इसको गार्ड सेल्स बोलते हैं। गार्ड सेल को जीसी से मेंशन करते हैं और सब्सिडरी सेल्स को एससी से मेंशन करते हैं। जीसी से गार्ड सेल, ये दो गार्ड सेल है, इसके आसपास के जो सेल्स होंगे वो सब्सिडरी सेल्स होगा। क्या होगा? सब्सिडरी सेल्स होगा। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज जो होता है स्टोमाटा, और ये दो गार्ड सेल स्टोमाटा का फॉर्मेशन करता है। इसी के बीच से क्या होता है, गार्ड सेल को मैं दिखाऊंगा अभी किस तरह से। तो लीव्स में जो स्टोमाटा होता है उसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू। ओके, स्टेम में लेंटिसेल्स के थ्रू। ओके, लेंटिसेल्स, या इतना याद रखेंगे। तो ये जो लीफ देख रहे हैं हम लोग, लीफ में जो ये स्टोमाटा होता है, अब सोचो ये स्टोमाटा है, यहाँ से क्या होगा, गैस रिलीज होगा। ओके, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्या होगा, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों के लिए गैसेस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए प्लांट को, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। यहीं पे फोटोसिंथेसिस अगर होगा तो गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे और फिर ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेंगे। फोटोसिंथेसिस में भी गैसियस एक्सचेंज होगा, रिस्पायरेशन में भी गैसियस एक्सचेंज होगा। तो गैसियस एक्सचेंज जो होती है प्लांट्स में इस तरह से होता है। लीफ के दो गार्ड सेल, है ना, स्टोमाटा का फॉर्मेशन करता है और वहीं से गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, समझ गए? तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज में
ऑक्सीजन अंदर आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सकता है, या फिर गैसियस एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकता है और फिर ऑक्सीजन बाहर जा सकता है। क्लियर हो कि नहीं हो? अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, ऑक्सीजन बाहर गया, तो फोटोसिंथेसिस होगा। और वहीं पे ऑक्सीजन लीफ के अंदर आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, तो यहाँ पे रिस्पायरेशन प्रोसेस हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? में भी होगा और रिस्पायरेशन भी होगा। किसके थ्रू होगा? स्टोमाटा के थ्रू होगा। और स्टोमाटा का फॉर्मेशन दो गार्ड सेल मिलके बनाएगा। गार्ड सेल इस तरह से होगा, बीन शेप, दो गार्ड सेल, ये एक बीन हो गया, दूसरा बीन शेप इस तरह से। तो ये दोनों गार्ड सेल हो गया है ना। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। गार्ड सेल जो है एपिडर्मल सेल्स है, और ये वाला पोर्शन जो है स्टोमाटा है। स्टोमाटा, यहीं से गैसियस एक्सचेंज होता है, स्टोमाटा से ही होता है। तो स्टोमाटा का फॉर्मेशन कौन करेगा? दो गार्ड सेल मिलके करेंगे। दो गार्ड सेल मिलके क्या करेंगे? स्टोमाटा का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो? आगे गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, मेजर प्रोसेस। मेजर प्रोसेस नहीं होगा, मेजर रिएक्शंस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, है ना। द मेजर प्रोसेस विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स आर फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस में उल्टा रिएक्शन करेंगे, ये इधर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनेंगे, ये इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे फोटोसिंथेसिस में। सिंपल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का हम लोग देखते हैं। क्या देखेंगे? ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू लीफ के अंदर जाता है और ऑक्सीजन लीफ के अंदर से बाहर रिलीज होता है, एज ए बाई प्रोडक्ट होता है गैसियस फॉर्म में। एरो देके भी दिखाते हैं हम लोग जब रिएक्शंस को दिखाते हैं। तो रिएक्शंस अगर देखेंगे फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को इस तरह से हम लोग मेंशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इस सनलाइट को कैप्चर करने वाला ग्रीन प्लांट, दैट मीन्स क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट है। और जो रिएक्ट प्रोडक्ट होगा ग्लूकोज होगा C6H12O6, और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। इसी ऑक्सीजन को यहाँ पे एज ए बाई प्रोडक्ट हम लोग रिएक्शंस में दिखाते हैं, इस तरह से दिखा रहे है ना। तो गैस, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। मनीष कुमार रिपीट, किसको रिपीट करे बेटा? 1 सेकेंड, ये गैसियस एक्सचेंज को रिपीट करे। गैसियस एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज जो होगा फोटोसिंथेसिस में भी होगा और रिस्पायरेशन में भी होगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो होगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएंगे स्टोमाटा से, और ऑक्सीजन घर से बाहर जाएगा। गार्ड सेल जो स्टोमाटा का फॉर्मेशन करता है वहां से बाहर जाएगा। ये चीज फोटोसिंथेसिस में होता है। फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन बार बार हमने 1000 बार लिखा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में बाहर निकलता है। तो इसलिए एरो देते हैं, इसलिए इसको एरो से मेंशन करते हैं। समझ में आ रहा कुछ? इसीलिए ओके। क्लियर हो? अब आ जाओ, गैसियस एक्सचेंज में रिस्पायरेशन भी आएगा। रिस्पायरेशन रिएक्शन होने के लिए प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, दैट मीन्स स्टोमाटा के थ्रू लीफ के अंदर कौन जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा, और बाहर कौन आएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे। तो रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर आएंगे, ये उल्टा एरो दिखा दिया है। ऑक्सीजन अंदर जाएंगे, स्टोमाटा के थ्रू लीफ के अंदर क्या जाएंगे? ऑक्सीजन जाएंगे, और बाहर क्या जाएगा? बाहर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, absence ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोले हम? absence ऑफ ऑक्सीजन नहीं,
ऑक्सीजन अंदर जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होगा, किसमें, रिस्पायरेशन में। यही फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को जस्ट उल्टा कर देंगे तो रिस्पायरेशन का रिएक्शन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन, ये दोनों हमारा रिस्पायरेशन में आ गया। और जो रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस का वो प्रोडक्ट साइड में चला गया, दैट मीन्स CO2 और वाटर H2O। साथ में यहाँ पे एक एडिशनल ATP एनर्जी निकल जाता है। ATP एनर्जी किस फॉर्म में, ATP फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में। समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर है। आगे चलो। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू लीफ में जाएंगे और ऑक्सीजन बाहर आएंगे। रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। क्लियर हो। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट में। कहाँ पे, प्लांट में। क्लियर हो, एनी डाउट, कंफर्म कर देंगे। ओके, मैं आगे चलता हूँ। पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्या क्या याद रखना है, रिमेंबर करना है, क्या क्या याद रखना है। तो हम लोग को इस तरह से गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमाटा याद रखना है एंड लेंटिसेल्स। स्टोमाटा लीफ में होता है, लीव्स में, और लेंटिसेल्स कहाँ पे होता है, स्टेम वाला पार्ट में, स्टेम वाला पार्ट में। नेक्स्ट, लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इंश्योर दैट all cells are in contact with air। लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, स्टोमाटा के जस्ट नीचे के जो सेल्स को देखेंगे ना, अंदर में हवा भरा रहता है, स्पेसियस होता है, गैस भरा होता है, एक दूसरे के बीच में गैप होता है, गैसियस गैसेस वहाँ पे रहता है ना। तो लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस, एक दूसरे सेल्स के बीच में अच्छा खासा स्पेस होता है। इंश्योर दैट सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, हवा के साथ कॉन्टेक्ट में रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन CO2 एंड O2 आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। स्टोमाटा के थ्रू अंदर जाएगा, बाहर आएगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा, अपने आप को कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर खाना बनाना है फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं उस खाना बहुत है, उसको अब यूज में लाना है तो रिस्पायरेशन करेंगे। इस तरह से ये सारा चीज होता है। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, ऑक्सीजन अंदर जाएगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ये सारा सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सनलाइट प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो गैसियस एक्सचेंज, दैट मीन्स ऑक्सीजन बाहर जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएंगे। यहीं पे अगर लाइट नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस करेगा, सॉरी रिस्पायरेशन करेगा, तो रिस्पायरेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, ऑक्सीजन यूज होगा। ओके, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होगी, याद रखना है ये सारी चीज़ें। रिस्पायरेशन इन ह्यूमन है ना, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू यहाँ पे क्या होगी, सारा काम होगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोग अगर बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को सिंपल याद रखेंगे, होश से स्टार्ट करेंगे। ये विंड पाइप के थ्रू लंग्स को जाएगा और लंग्स में इस तरह से फिर जो है छोटे छोटे पाइपलाइंस एल्वुलाई के साथ जुड़े रहेंगे, एल्वुलाई के साथ जुड़े रहेंगे और फिर इस तरह से एल्वुलाई से ब्लड वेसल्स में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। यहाँ से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। कहाँ पहुँचेगा ये गैसेस, ये एल्वुलाई में पहुँचेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन पहुँचेगा,
और यहाँ से यहाँ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स ये ब्लड वेसल्स को मैंने दिखाया, ब्लड वेसल्स को, और ये जो है एल्व्यूलाई को दिखाया। तो यहाँ पे देखो, नोज नोस्ट्रिल है ना, विंड पाइप, और ये ट्रेकिया वाला पार्ट है, ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूल, और फिर इस तरह से एल्व्यूलाई। अब यहाँ पे समझते हैं, ये ब्रोनकाई ब्रोनक्यूल, ब्रोनक्यूल है, इसके साथ इस तरह से गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग एल्व्यूलाई बोलते हैं, एल्व्यूलाई, इस तरह से, है ना। ये ब्रोनक्यूल है, ब्रोनक्यूल है, ये एल्व्यूलाई है। ये एल्वुलाई के साथ इस तरह से ब्लड वेसल्स होता है। तो ये गैसियस एक्सचेंज, इधर ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है ना। तो ये पैसेज है, पैसेज को याद रखना है। पैसेज ऑफ पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के बाद ये नजल चैम्बर्स होंगे, है ना। फेरिंग्स होगा, फिर लैरिंग्स होगा, लैरिंग्स होगा, अंदर की तरफ जाएगा, ट्रेकिया होगा, है ना। ये रिंग शेप, सी शेप रिंग होता है, ट्रेकिया बोलते हैं। और फिर वहाँ से निकलेगा, ब्रोनकाई को जाएगा, ब्रोनकाई, ये ब्रोनकाई, फिर यहाँ से पाइपलाइन जाएगा अंदर की तरफ, ब्रोनक्यूल्स बोलेंगे, एल्व्यूलाई तक पहुँचेगा, इस तरह एल्व्यूलाई। इधर लेफ्ट लंग्स है, मेरा वाला लंग्स है लेफ्ट वाला, और इधर जो है राइट लंग्स है, ये इस तरह से है। और इसके ऊपर ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिखाया है, ये रिब्स को दिखाया है, ये रिब्स को दिखाया है। एक्चुअली ये जो ऊपर वाला केज है, ये रिब्स केज है, इसके अंदर क्या है, वाइटल ऑर्गन लंग्स है, इसके अंदर वाइटल ऑर्गन लंग्स है, ये हमारा है ना, हार्ट है बाएं साइड में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से है। हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, देखते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम इन्वायरमेंट, नजल कैविटी में आता है नोस्ट्रिल के थ्रू, नजल कैविटी से फेरिंग्स में, फिर ट्रेकिया में, फिर ब्रोनकाई में, ब्रोनक्यूल्स, उसके ब्रांच निकलता है ब्रोनकाई से, ब्रोनक्यूल्स, एल्वुलाई ऑफ लंग्स पहुंचता है। एल्वुलाई ऑफ लंग्स में जैसे ही ये रिच ऑक्सीजन पहुंचा, तो ये यहाँ से जो ऑक्सीजन ज़्यादा है ये एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वुलाई। ये एल्वुलाई से ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में चल जाता है, ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में आ जाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इंटर्स इन ब्रोनकस, उल्टा हो जाता है, ब्लड वेसल से ये फिर एल्वुलस में पहुंच जाता है, ब्रोनक्यूल्स, है ना, ब्रोनकाई, फिर ट्रेकिया, नजल कैविटी, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इन द एनवायरनमेंट, है ना। ऑक्सीजन रिच एयर की एंट्री होती है, इनहेलेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का एक्सहेलेशन होता है। क्लियर हो, एक्सहेलेशन होता है, नहीं, ओके जी जी, नेक्स्ट कर देंगे, इधर आओ, चलो थक गए आप लोग। एल्वुलस गैस एक्सचेंज, ये एल्वुलाई को, एक एल्वुलाई को दिखाए, लंग्स का यूनिट है ये, जो इसका स्ट्रक्चर भी है और फंक्शन भी है ना। तो ये जो एल्वुलस बोल रहे हैं, ये एल्वुलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है, यहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है, ये जो मेम्ब्रेन है ये एल्वुलाई का है, ये एल्वुलाई का मेम्ब्रेन है, और ये जो पाइपलाइन दिखा रहे हैं ये ब्लड वेसल्स का पाइपलाइन है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स का दो। ओके, तो इनहेलेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन रिच एयर है, अंदर आया ऑक्सीजन रिच, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा, यहाँ पे कम, तो ये इस तरह से डिफ्यूज होके कहाँ पे आ गया, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स में आ गया। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम, तो ये इस तरह से ब्लड वेसल से
एल्विलाई के अंदर आ गया डिफ्यूज होके, सिंपल डिफ्यूजन, और ये इस तरह से क्या होता है, पास होता है, बाहर चल जाता है। ये इस तरह से क्या होता है, बाहर चल जाता है। अंदर आया, अंदर होके इस तरह से ब्लड वेसल्स में चलाया गया, और यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये ब्लड वेसल से एल्वुलस में आ गया, एल्वुलाई में आ गया, और ये इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो गया। दैट मीन्स एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा एयर में, इनहेलेशन में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा एयर में। क्लियर हो यहाँ तक? नहीं? तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं कौन सा प्रोसेस होता है रेड ब्लड सेल्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रेड ब्लड सेल्स। ओके, इसमें आज के क्लास में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई बोला था दिल बना के दिखाइए सर, हार्ट, कौन? शायद चले भी गएंगे। ओके, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेड ब्लड सेल्स को देखेंगे, आरबीसी को, ब्लड सेल्स को। ओके, थैंक यू।